दमोह उपचुनाव से पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। बीजेपी संगठन ने तय किया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले सरकार वापस लेगी। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दुर्भावना के चलते झूठे केस दर्ज किए थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ये आरोप नया है, बल्कि बीजेपी विपक्ष में थी तब भी यही आरोप लगाती रही थी। अब बीजेपी संगठन सरकार को उन मुकदमों की सूची सौंपने की तैयारी में है जो कमलनाथ सरकार में दर्ज किए गए थे। सभी जिला अध्यक्षों से ऐसे नेताओं की सूची मंगाई जा रही है। कमलनाथ जी ने हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी FIR दर्ज कराई, हमारे कार्यकर्ताओं पर गुंडीजिम किए, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया। मैंने फिर कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ जी ने जो किया, तो उन फर्जी प्रकरण जो दर्ज हुए हैं वो सारे प्रकरण वापस होंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है और हम इसको लेकर के पूरे कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार के जो दर्ज प्रकरण है वो वापस होने चाहिए। कब तक ये हो पाएंगे? जल्दी होंगे। हमारा कार्यकर्ता है जी जो जी जान लगाता है संगठन के लिए। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने भी बीजेपी के कार्यकाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का ऐलान किया था। इसके पहले बाबूलाल गौर सरकार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लिए गए थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने BD शर्मा की पहल की तारीफ की और तंज भी कसा। वे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का दर्द भी बयां कर गए। झूठे मुकदमे तो किसी भी कार्यकाल में होते हैं, वो गलत होते हैं, तो उसका तो मैं स्वागत करता हूं अगर ऐसा कोई झूठा मुकदमा है। मगर मुझे एक चीज जरूर पता है कि कांग्रेस में ये संस्कृति कभी नहीं थी, और कमलनाथ जी को तो मैं आज नहीं 30 साल से जानता हूं। झूठे मुकदमे लगाने में तो वो विश्वास भी नहीं करते। मेरा तो उनसे ये दर्द है कि वो सही मुकदमों पर अगर कार्रवाई कर लेते तो शायद उनकी सरकार नहीं गिरती। मुझे पता है व्यापम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, टेंडरिंग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर रत्ती भर भी कार्रवाई होती उस पे तो भाजपा हिम्मत नहीं करती जो उसने किया। सांसद विवेक तन्खा के बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तो उन्होंने सरकार गिरने के जख्म को फिर हरा कर दिया, दूसरा उन्होंने पूर्व कमलनाथ सरकार के तौर तरीकों पर साफगोई से नसीहत भी दी। इधर बीजेपी ने दमोह उपचुनाव के पहले कार्यकर्ताओं को साधने के लिए बड़ी पहल की है। बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर रही है। राजगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को तत्कालीन कलेक्टर ने थप्पड़ मारा था, जिसकी गूंज दिल्ली तक गई थी। उस समय पूरी बीजेपी एक मंच पर नजर आई थी। उसी अनुभव को बीजेपी दमोह के उपचुनाव में भुनाना चाहती है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है केस सियासी। सियासी केस राजनीति में कोई नई बात नहीं है। धरना प्रदर्शन इस दौरान आप कई बार इस तरह के जो मामले आपके ऊपर दर्ज होते हैं, ख़ासतौर से अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अगर आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो इस तरह के मामले आपके ऊपर दर्ज हो जाते हैं। कई बार राजनीतिक कार्यकर्ता भी जोश में आ जाते हैं और इस तरह के प्रदर्शन के दौरान कई बार आरोप लगते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेते हैं, जाने अनजाने में या जोश में। और यही वजह है कि शांति भंग या 151 धारा की कार्रवाई उनके खिलाफ होना एक बड़ी ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसको लेकर कोई चिंतित तो नज़र नहीं आता है। लेकिन चिंता की एक बात ज़रूर है कि बीते एक दशक में या थोड़ा और पहले भी देख लें तो ये आरोप अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी लग रहे हैं कि झूठे मामले कार्यकर्ताओं पर लादे जाते हैं। सरकार कांग्रेस की रहती है तो बीजेपी का आरोप रहता है, और बीजेपी की सरकार रहती है तो कांग्रेस का आरोप रहता है। हालांकि विवेक तन्खा एक अलग ही बात कह गए कि झूठे मुकदमे हटाना तो बहुत अच्छी बात है, या ऐसे मुकदमे जो कायदे में मुकदमे नहीं बनते हैं वो हटाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार वास्तविक मुकदमों को बनाकर और दबाव बनाकर रखती, टेंडरिंग और व्यापम का नाम उन्होंने लिया, तो सरकार नहीं गिरती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या ये मामले अब इसी तरह से देखे और समझे जाएंगे? किसी राजनीतिक दल के खिलाफ अगर कोई उसके कार्यकाल का कोई विषय है तो उस विषय को क्या इतना उछाला जाएगा, और सिर्फ इसलिए उछाला जाएगा कि सरकार सत्ता में बनी रहे, या सरकार गिराई जाए, या सरकार उठाई जाए? ये राजनीति के स्तर की तरफ इशारा करता है जो आप और हम सब अभी भी देख रहे हैं, और अब तो बल्कि और ऐसी इंटेंसिटी से देख रहे हैं जिसकी क्या बात की जाए। आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं
उनसे मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा विधायक, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रियव्रत सिंह, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के युवा नेता, नेशनल स्तर पर टीवी पैनलिस्ट और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन, बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक मेहमानों पर आते हैं। किस तरह आप देखते हैं, अब ये बात खुलकर कही जाने लगी है कि मामले न सिर्फ निकाले जाएं, निकलें, अगर सामने मिल गए हैं तो पकड़ लिया जाए, और पकड़ भी ऐसा लिया जाए कि सामने वाला मतलब जैसे कहते हैं कि दो पहलवानों की कुश्ती में एक ची बोल जाए, तो मतलब राजनीतिक मुकदमे ना हुए, अखाड़े के दांव पेच हो गए। किस तरह आप देखते हैं इसको जी? शरद जी, सबसे पहली चीज तो ये कि राजनीतिक मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला बहुत पुराना है। बस इतना अंतर आ गया है कि पहले धरना प्रदर्शन के मुकदमे दर्ज हुआ करते थे, अब ये स्थिति बन गई है कि इस तरह के मामले निकाले जाते हैं, क्योंकि राजनीति अब जो है में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो कम बची है। राजनीति अदावत का खेल हो गई है। और सबसे बड़ी चीज ये, जो राजनीति के लिए भी दुखद है, राजनेताओं के लिए भी दुखद है, कि एक जब पार्टी सत्ता में आती है तो दूसरी पार्टी के जो नेता होते हैं, जो नेता डिस्ट्रिक्ट की बात करें, स्टेट की बात करें, हम तहसील लेवल की बात करें, तो उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम होता है एक। और दूसरी चीज, जो सबसे बड़ा राजनीति का नया चरित्र सामने आया है, उसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की जाती है, या यूं कह लें कि नुकसान पहुंचाया भी जाता है। और अगर बीजेपी ने इस तरह की कोई घोषणा की है, जो घोषणा बीजेपी के सामने आ रही है, या जो फैसला लिया गया है कि मुकदमे वापस होंगे, और ये मुकदमे मुझे याद है कि सीए के प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए थे इनमें से अधिकांश मुकदमे, और तब जो है, तब भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था। अब उसने एक फैसला लिया है। और लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है विवेक तनखा जी ने जो ट्वीट किया है, और जो मैं सुन रहा था आपके चैनल पे, मैंने इसके पहले तक उनका ट्वीट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने फिर सरकार के दर्द को बयां किया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में ऐसी कुछ गलतियां होती रही जिनसे उनकी सरकार चली गई। और मुकदमों को लेकर तो जो आप कह रहे हैं, मुकदमे आज से नहीं वापस किए जा रहे हैं। मुझे याद है इंदिरा गांधी के जमाने से मुकदमे दर्ज किए जाते रहे हैं और वापस लिए जाते रहे हैं। 77 का दौर आप याद कीजिए, जनता पार्टी की सरकार बनी थी और आपातकाल में दर्ज बहुत सारे मुकदमे थोकबंद वापस लिए गए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी जब 80 में सत्ता में आई थी, तब भी यही सब हुआ था। तो राजनीतिक दलों का ये चरित्र है कि जब वो आते हैं और तो अपने कार्यकर्ताओं को सेव करने की कोशिश करते हैं, और ये करना भी चाहिए, ये उनका राजनीतिक धर्म है। शरद जी, चलिए, प्रियव्रत जी, दर्द भी छलक आया विवेक तनखा साहब का कि अगर कुछ मामलों में अगर हम कस कर बढ़िया मुकदमेबाजी करते तो सरकार को बचा भी सकते थे। वो भी, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। और इन जनरल जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब ने बात कही है कि झूठे मुकदमे जो कांग्रेस सरकार के समय कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लादे गए हैं, वो भी हटेंगे जी। मेरा ये तो हमेशा से ये पक्ष रहा है, और जो बात तनखा जी ने कही, मैं उस पे ही आगे बोलूंगा कि झूठे मुकदमे राजनीति में दर्ज नहीं होने चाहिए। और अगर झूठे मुकदमे कहीं दर्ज हुए हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर भारतीय जनता पार्टी इसका विश्लेषण करे कि कौन से मुकदमे झूठे हैं और कौन से मुकदमों को वो झूठा मानते हैं, परसेप्शन का अंतर है जी। कि कुछ किसी मुकदमा, अगर कोई गतिविधि हुई, अगर वो व्यापम के मामले को भी अगर झूठा मानते हैं, या कांग्रेस की सरकार के समय में अगर कोई मुकदमा ई टेंडरिंग से संबंधित घोटाले का अगर हुआ है, उसको भी झूठा मानते हैं। झूठे मुकदमे की क्या परिभाषा है, ये जो उसको देख रहा है उसके परसेप्शन से तय होता है। कांग्रेस सरकार में कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये कमलनाथ जी की सरकार में कोई गलत मुकदमा या कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इस बात को मैं ठोस रूप से कह सकता हूं। और दूसरी बात, अगर मुकदमे पहले दर्ज हुए हैं झूठे, तो किसान आंदोलन के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और किसान आंदोलन में कई कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कई किसान नेताओं के ऊपर थोकबंद मुकदमे दर्ज हुए थे। और कांग्रेस की जब हमारी सरकार बनी, प्रयास किया गया, कुछ मुकदमे वापस हुए, कुछ अभी भी चल रहे हैं। अब क्या अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी वर्तमान में है, क्या किसान आंदोलन के मुकदमों को भी वापस लेगी?
अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं आपके शब्दों का ही उपयोग करके ये कहूं कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कुछ सच्चे मुकदमों पर अगर कार्रवाई होती तो सरकार बच जाती, इससे कितने सहमत हैं आप? मैं मानता हूं कि जिस तरीके से ई टेंडरिंग का मामला सामने आया था, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर इसमें सख्ती से कार्रवाई होती तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला सामने आता, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक बड़ा स्कैम था वो। और दूसरा, व्यापम में जिस प्रकार से कार्रवाई इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं, वो भी संदेह के घेरे में उस समय की सरकार को भी लाती हैं कि भैया इन्वेस्टिगेशन की बहुत क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए थी और कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए डॉक्टर वाजपेयी, आपने सुनी, आपके मित्र जो हैं प्रियव्रत जी की भी बात सुनी, जगदीश द्विवेदी जी जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं मीडिया से, उनकी भी बात सुनी। किस तरह आप देखते हैं सच्चे झूठे मुकदमे, और विवेक तनखा जी की बात भी, वो भी आपने सुनी, क्या रिएक्शन है बीजेपी के लिए आपकी तरफ से? देखिए शरद जी, मुझे लगता है आज सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि विवेक तनखा जी ने कमलनाथ जी का रहस्योद्घाटन किया कि 15 महीने उनने क्या किया। देखिए, आप भी, जगदीश जी, प्रियव्रत जी सब जानते हैं, व्यापम के घोटाले को उखाड़ कर फेंका शिवराज जी ने। व्यापम के जितने भी उसके आरोपी थे उन सबको जेल पहुंचाया, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई, FIR हुई। इसी प्रकार ई टेंडरिंग के प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध यदि FIR किसी ने करी तो शिवराज सिंह चौहान जी ने करी। उन्होंने कभी भी इसमें समझौता नहीं किया, और आज भी जो कार्रवाई हो रही है तो दोनों तरफ हमारी सरकार है और कार्रवाई होगी। जरा जी, आप भी जानते हैं, जगदीश जी भी जानते हैं। तो फिर विवेक तनखा जी ने क्या बताया? तो विवेक तनखा जी ने, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, बड़े डिफेंसिव होकर बहुत तरीके से उन्होंने एक सच सामने ला दिया। सच ये था शरद जी कि कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से व्यापम के आरोपियों से पैसा ले लिया और जितनी ताकत से ये लोग लड़ा करते थे उस सबको ठंडे बस्ते में टोल टैक्स लेके डाल दिया, ये उल्लेखनीय है। दूसरा, इन्होंने ई टेंडरिंग के जितने किरदार थे उन सब से पैसा ले लिया, क्योंकि वही पैसा तो 24 अकबर रोड तक राहुल गांधी जी के कुपोषण मिटाने में गया ना साहब, और वही पकड़ा गया, वही मनी ट्रेल पकड़ी गई। और पैसा किसका था ये भी पकड़ा जा रहा है कि उन कंपनियों से लिया गया जिनके विरुद्ध शिवराज जी कार्रवाई करने जा रहे थे। सरकार बदल गई, तो सरकार बदलने के बाद इनको तो और जोश से काम करना था भाई, वो तो हमारे कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इनको तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए था उसको, लेकिन नहीं किया। उन्होंने क्या किया, 50 करोड़ 100 करोड़ तो ऐसे बटोर लिए सबसे, और न केवल बटोर लिए, वो पैसा बड़ी मात्रा में ट्रेल हवाला की पकड़ी गई और वो वहां तक गई जिसकी आज जांच हो रही है, और आज जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विवेक तनखा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस बात का जवाब आप नहीं दे पाओगे कि कमलनाथ जी इन भ्रष्टाचारियों से पैसा क्यों इकट्ठा करते रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, मैं प्रियव्रत जी से इसका एक जवाब लेता हूं। आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाए हैं डॉक्टर वाजपेयी, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं डॉक्टर वाजपेयी ने। उनका आरोप ये है, प्रियव्रत जी आपने सुनाई जी, आप बोलिए जी। जी हितेश जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि तब भी आपकी सरकार थी 2018 से पूर्व जी, आज भी आपकी सरकार है। अगर हम कोई भ्रष्टाचार किया कांग्रेस ने, या आपके पास कुछ नाम है या कुछ कंपनियों के नाम हैं, आप कार्रवाई करिए उन कंपनियों के ऊपर। सब पे रेड डल चुकी है प्रियव्रत जी। यहाँ पर किसी न्यूज रूम में बैठ के किसी डिबेट में कह देना कि हाँ ये कोई भी आरोप लगा देना बहुत आसान है। तथ्यात्मक जानकारी दे दूं जी, कार्रवाई करिए। मैं आता हूँ डॉक्टर वाजपेयी, आता हूँ आपकी तरफ जी। ठोस कार्रवाई करिए। मैं दे देता हूँ जानकारी, आप बोलते। कार्रवाई, वो लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपके पास भ्रष्टाचार के सबूत है, आप एक टीवी चैनल पे आरोप लगा रहे हैं, आप उनको अरेस्ट करिए। अरे जी, अब तो इंटरवेंशन आपको देना चाहिए मुझे। नहीं, बिल्कुल है ना, मैं प्रियव्रत जी की बात पूरी हो जाए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। उनका कहना है, जो सवाल उठाया कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है जी। प्रियव्रत जी, आपकी बात पूरी हो गई जी। मैं प्रियव्रत जी को आज बहुत अच्छे अंदाज में देख रहा हूँ कि वो बहुत अलग जाकर साफ कांग्रेस को देखना चाहते हैं, जैसे कि विवेक तनखा देखना चाहते हैं। मैं दोनों की तारीफ करूंगा, क्योंकि वो मुझे अवसर दे रहे हैं ये बताने के लिए कि क्या कार्रवाई हुई।
जगदीश जी और आप दोनों जानते हैं आप कि फूट डाल रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं आप? इन्होंने करोड़ों रुपए निकाले हैं, मनी ट्रेल को दर्ज किया है, एफआईआर हुई है और कल परसों पुनः हमारे यहाँ के मुख्य सचिव और एसीएस राजौरा साहब गए हैं और आगे की कार्रवाई ब्रीफ करके आए हैं। सर ये तथ्यात्मक है, इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो बेकार है। तो एक और शिवराज सिंह चौहान है जिनके राज्य में एफआईआर दर्ज होती है और कार्रवाई होती है बिना इस बात के भय के कि कौन इसकी जद में आ रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं आपको, वहीं दूसरे कमलनाथ जी हैं जो कारपेट के नीचे उनसे वसूली कर लेते हैं। वसूली मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये तथ्यात्मक रूप से साबित हुआ है। सीबीडीटी ने जो मनी ट्रेल पकड़ी है उसमें ये पैसा उन्हीं कंपनियों का है, राजू मेंटाना और फलाना और डिकाना। यही तो विवेक तनखा जी और प्रियव्रत जी बोल रहे हैं। चलिए मैं आऊंगा, मैं फिर जांच और होना चाहिए। तो कमलनाथ जी का जो काला सच है वो उजागर होना चाहिए। जी, जो कंपनियों के नाम आपने लिए सब जेल में है। सर जेल में है ये नहीं, कमलनाथ जी की गोदी में थी सर, अब सब जेल में हैं। ये आपको बता दूं, मैं इनके मालिक जेल में हैं। और जगदीश भाई तो क्राइम रिपोर्टर हैं और सारे क्राइम रिपोर्टर एडिटर हैं, उनको ब्रीफ करके वो बता देंगे कौन कौन किस जेल में है, हैदराबाद से किनको पकड़ा है और भोपाल से किनको पकड़ा है। क्या सबके ऊपर कार्रवाई हो गई है? सर ये कमलनाथ जी की और आज मोदी जी के राज में। चलिए डॉक्टर वाजपेयी, मैं जो आप बात कर रहे हैं प्रियव्रत जी की भावना समझ रहा हूं कि उनका ये कहना है, जैसा उन्होंने पहले भी कहा, आप ये बात बिल्कुल एश्योर करते हैं कि इस पूरे मामले की तह तक बीजेपी जाएगी और जाएगी जी, और जो भी कल्प्रिट है मंत्री का मैं आज आपके चैनल के माध्यम से विवेक तन्खा जी का और प्रियव्रत जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया है और इस भ्रष्टाचार को पूंछ से पकड़कर हम कमलनाथ जी तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि सरगना वही थे, सबको मालूम है। और दूसरे जो अहमद पटेल, चलिए प्रियव्रत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रियव्रत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, हुआ पैसा प्रियव्रत जी। इसमें आपके वर्तमान सरकार के भी कुछ मंत्रियों के नाम है, उनपे हम डरते हैं क्या साहब? आपने तो कुछ नहीं किया। डर और भय की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, डर और फिर भय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सर आपका नैतिक साहस ही नहीं था। सरकार में कोई कुछ लोग चलिए बात साफ है, बात साफ है। दोनों तरफ से ये दावा है, दोनों तरफ से ये दावा है कि हम चलेंगे। जगदीश जी, अंतहीन बहस है ये। हाँ, एक और सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जो केस वापस लेने की बात है, मैं उस मुद्दे की तरफ भी आता हूँ, वो पीछे ना छिप जाए। इस मुद्दे में क्या आपको लगता है कि ये कई बार, माफ कीजिएगा, ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, ये सब हम जानते हैं। हमारे साथ खुद डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं और बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो बहुत लंबे समय से 15 साल बीते जो सत्ता में रहे और अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ख्याल सबका रखती है या हर पार्टी रखती है, रखना चाहती है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए जो वास्तविक पारितोषिक है, उनकी परिश्रम, उनकी मेहनत का, वो सिर्फ मुकदमे वापस लेने से पूरा नहीं होगा सर, बल्कि इससे तो असली बेनिफिशियरी वो हो जाते हैं जिनका टिकट पक्का होता है, जो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव वैतरणी में उतरते हैं। जी जगदीश जी। जी शरद जी, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये जो लिया गया फैसला है, ये अभी राजनीतिक तौर पे फैसला इसलिए लिया गया है कि इसके पीछे दमोह उपचुनाव है, नंबर 1। दमोह उपचुनाव, बीजेपी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि बीजेपी को जितना मैं देखता हूं और जितनी उनकी वर्किंग होती है, उन्हें एक एक सीट जीतना है, क्योंकि निश्चित रूप से महत्व भी एक एक सीट का है। दूसरी चीज, आज ना सही 4 महीने बाद सही, 5 महीने बाद सही, नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं, चूंकि पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को सहेज के रखना इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक बात। दूसरी बात यह कि अब तक बीजेपी चिंता मग्न नहीं थी, अब बीजेपी चिंता मग्न है। लेकिन जगदीश जी, क्या निगम मंडल या पॉलिटिकल एडजस्टमेंट वो ज्यादा बेहतर तरीका है या इस तरह के मामले वापस लेना बेहतर तरीका है? जी जगदीश जी सर। मैं उसी पे आगे जा रहा हूं। चिंता मग्न इसलिए, देखिए पॉलिटिकल एडजस्टमेंट बहुत जल्दी होगा और बहुत सारी चीजें होनी है। अभी चिंता इस बात की भी है कि अब एक धड़ा बीजेपी के पास ऐसा आ गया है जो बीजेपी की विचारों से कभी नहीं जुड़ा रहा। सबसे बड़ी चीज, जो जिसका पूरा जीवन कांग्रेस में गुजरा, या पूरा जीवन जिसका कांग्रेस में गुजरा और कांग्रेस के एक, या ये कह लें कि कांग्रेस के एक नेता के पीछे गुजरा। हालांकि कांग्रेस की ये परंपरा है और कांग्रेस को शायद इसका नुकसान भी हुआ है कि इस पार्टी में, ये पार्टी हमेशा छत्रपों की बनी रही, कार्यकर्ताओं की पार्टी कभी नहीं बन पाई।
जब छत्रपों की पार्टी होती, और बीजेपी को इन छत्रप को, जो छत्रप बीजेपी में आए हैं, उनको भी एडजस्ट करना है। तो एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये राहत दी गई है कि देखिए हमने आपके मुकदमे वापस ले लिए और अब हम आपको एडजस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो आएगा वो एडजस्टमेंट का आएगा नगरीय निकाय चुनाव के सामने। और नगरीय निकाय चुनाव जो बार बार बढ़ रहे हैं, कोरोना उसका एक कारण है और उसके दूसरे भी कई कारण हैं, जिन्हें मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा खुल के इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि उसमें कुछ कानूनी दांव पेच है। वो चूंकि चुनाव आयोग का भी काम है, निर्वाचन आयोग भी उसमें है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं संगठन ने जिस तरीके सरकार को राय दी है उसके चलते ये आगे बढ़ाए गए हैं। चलिए प्रियव्रत जी, मेरा एक सवाल है जो थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है लेकिन है मुद्दे पर ही। कार्यकर्ता ही वो कुंजी है जो सफलता का दरवाज़ा खोलती है, चुनावी सफलता का दरवाज़ा तो बिना कार्यकर्ता की मेहनत, परिश्रम और एकजुटता के संभव ही नहीं है। और जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साध कर रखती है वो पार्टी चुनाव की वैतरणी को पार करती है। कांग्रेस में जब तक कार्यकर्ता सधा रहा, जब तक कांग्रेस की भी चुनावी वैतरणी बहुत अच्छे से पार होती थी। आज आपकी बड़ी चुनौती यही है। 14 महीने की आपकी जो सरकार मध्य प्रदेश में रही, क्या आप दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस दौरान बहुत खुश रहा? शरद जी, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में के कार्यकर्ताओं के मन में ये चीज जरूर है कि महीने में सारी बातें उनकी नहीं हो पाई होंगी, या जो उनकी अपेक्षाएं रही होंगी सरकार से वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो हमें 14 महीने का ही समय। पर आज एक ऐसी पार्टी हमारे सामने खड़ी है जो लगभग 16-17 साल से इस प्रदेश में सत्ता में है। अब जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो ये मुकदमे वापस लेने की बात ये कर रहे हैं जी, ये मुकदमों को ये सिर्फ कांग्रेस की जो 15 महीने की रिजीम है उसी तक लिमिट करेंगे कि उसके अलावा भी दूसरे मुकदमे ये वापस लेते हैं जी, और क्या ये मुकदमे राजनीतिक काम? चलिए, मुझे थोड़ा सा आपकी ऑडियो में इशू आ रहा है सर, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऑडियो में इशू है। मैं पिछले 15 जी साल में खनिज माइनिंग माफिया जिन लोगों ने चलाया, जिन लोगों ने भू माफिया चलाया, जिन लोगों ने जी, चलिए मैं लौटता हूं आपकी तरफ, मैं लौटता हूं जब तक हम देखते हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक सवाल भी खड़ा किया प्रियव्रत जी ने कि क्लैरिटी उन्होंने चाही है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि किन के मुकदमे आप हटाएंगे। इस पर एक टिप्पणी आपकी, और सवाल मेरा आपसे मैं फिर दोहराऊंगा, क्या आप फिर से सत्ता में आने के बाद बीजेपी का कार्यकर्ता खुश है कि अगर 15 सालों की कोई कसर छूटी है वह पूरी हो जाएगी? जी जी, नहीं, एक बार फिर से एक लाइन में सर पूछ लेंगे क्योंकि मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस आया। अच्छा, नहीं, मैं एक तो ये जानना चाहूंगा कि आप भी क्या खुश हैं, यानी बीजेपी का कार्यकर्ता भी क्या खुश है? 15 सालों की जो कोर कसर है वो पूरी होगी। और प्रियव्रत जी का सवाल ये है कि वो थोड़ा मॉडलिटी समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कही है उसका प्रारूप क्या होगा, कार्यकर्ताओं के किस तरह के मुकदमे वापस होंगे? मैं समझ गया। देखिए, पहली चीज तो शरद जी का ये जो केस वापसी का बात आई कैसे, जो जगदीश जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। यूजुअली क्या होता, धरना प्रदर्शन के केसेस होते थे, इवन शिवराज जी के शासनकाल में कांग्रेस पर लगते थे। आज प्रियव्रत जी यदि कहीं पर बिना परमिशन के किसी जन समस्या को लेके अपने साथियों के साथ बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि केस बनेंगे। लेकिन ऐसे केसेस शिवराज जी स्वयं ही या हमारी सरकार, इवन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के केसेस आमतौर पर डायरी सबमिट होकर वापस होते रहते हैं। लेकिन 15 महीने में यह हुआ कि उनको हीनियस क्राइम में फंसा दिया गया। हमने उस दौरान ये देखा कि सीएए जो देश का कानून है, लोकसभा से पारित है, राज्यसभा से पारित है, उसके समर्थन में प्रोटेस्ट पर चांटे खाए लोगों ने, और डकैती, बलवे और दंगे के उनके ऊपर आरोप लगे। तो आप सोचिए कि कानून के समर्थन में खड़े होने के बाद यदि इस प्रकार से बदलापुर की जो सरकार चली और हीनियस क्राइम के उनके ऊपर मुकदमे लगे तो वो तो वापस होंगे ही ना। और मुकदमे ऐसे वापस नहीं होते हैं सर, आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, कोई सरकार के मन से नहीं वापस हो जाते हैं। ये केस डायरी सबमिट होती है मजिस्ट्रेट के सामने, फिर मजिस्ट्रेट उसकी मेरिट को भी देखता है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि हर केस कोई भी वापस हो जाता है। क्या देश में कानून का राज नहीं है क्या? बीजेपी का कार्यकर्ता खुश है? और पॉलिटिकल इंटेंशन के केसेस होते हैं वो वाकई वापस होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, जो कांग्रेस के जैसे एक विधायक है, उनके बेटे बलात्कार में फरार है, सवाल ऐसा पूछ रहे हो जिसका जवाब उन्हें हाँ में ही देना है। जी, जगदीश जी कह रहे हैं कि जवाब हाँ में ही आएगा। जी,
जी डॉक्टर वाजपेयी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत प्रमुदित है, प्रसन्न है, ऐसा ही जवाब आएगा। जी सर, चेहरा देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए, जगदीश जी का भी देख लीजिए, आपका भी देख लीजिए, और अब तो प्रियव्रत जी भी खुश हैं विवेक तनखा जी की बात से कि कम से कम आने वाले 25 साल उनको बेहतर कांग्रेस तो मिलेगी। तो मैं उनको बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। ही ऑल्सो वांट्स अ क्लीन कांग्रेस। ये जो समझौता वाली, टोल टैक्स लेने वाली जो रणनीति रही कमलनाथ जी की, वो उनको नुकसान दे गई, और तनखा साहब इसीलिए नाराज हैं। बहुत कम वक्त है प्रियव्रत जी, आपकी टिप्पणी। ये चोर हैं, से पैसे नहीं लेना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ले लिए। डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं बहुत प्रसन्न हैं आप। जी जी मेरे लिए डॉक्टर वाजपेयी मेरे लिए डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं मैं प्रसन्न हूँ, मैं हर तरीके से प्रसन्न हूँ, पर वर्तमान की मध्य प्रदेश परिस्थिति से मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से पिछले 1 साल में आप लोग सरकार में आए और एक बदलापुर की भावना जो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं वो आपके अंदर दिखाई दी। किस प्रकार से कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई की गई, ट्रांसफर किए गए, लोगों को परेशान करने की नियत से कार्य किया गया। और आज भी मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि जो लिस्ट हम उठा के देखेंगे। और आप बताइए, देश के कानून के समर्थन में आपने कोई प्रोटेस्ट किया और आप पर केस बन गया हो? मुकदमे वापसी की जब हम देखेंगे लिस्ट, उसमें सीएए के कम लोग मिलेंगे प्रोटेस्ट करने वाले। आप सूची थोड़ी ना देखोगे तो। चलिए सर, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा बातचीत को। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, धन्यवाद प्रियव्रत जी, और धन्यवाद जगदीश जी। निश्चित तौर पर हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह ये बहस भी अनंत है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के भीतर जो वो आवाज़ें हैं जो 14 महीने की सरकार को लेकर उस समय शायद बहुत मुखर नहीं रही, वो अब दूसरे मुद्दों के साथ बीजेपी पर हमला करने के साथ खुद अपनी ही पार्टी को लेकर एक रेट्रोस्पेक्शन के भाव से भी भरी हुई हैं ये आवाज़ें। और कांग्रेस का ये स्वभाव है। वो लोग जो शायद इसको ठीक से नहीं समझते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस में ये नई परंपरा नहीं है। बीजेपी में इस तरह की बातें नहीं होती हैं, लेकिन कांग्रेस में हर असफलता के बाद, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, कांग्रेस में इस चीज़ को बहुत ख़राब नहीं माना जाता है कि आपने केंद्रीय नेतृत्व या स्थानीय या राज्यों के नेतृत्व को लेकर टीका टिप्पणी की है। तो कांग्रेस में ये आवाज़ तो है, लेकिन आवाज़ें उठने से काम नहीं चलेगा। उन उठी हुई आवाज़ों की तह तक जाकर पोस्टमार्टम करके उन कमज़ोरियों को दूर करना भी होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश 2 दलों की राजनीति है और कांग्रेस मजबूती से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती चली आई है। 2018 में 3 चुनावों का अकाल तोड़कर सरकार भी बनाई है, लेकिन फिर पिछड़ गई। लेकिन आगे गलती ना हो, इसके लिए सोचना तो पड़ेगा। और प्रियव्रत जी, निश्चित तौर पर प्रियव्रत और उनकी पंक्ति के युवा नेता जितना खुलकर अपनी बात रखेंगे, कांग्रेस के ये हित में माना जा सकता है।